हेलो दोस्तों, अभी हमने कल फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार के बारे में लेक्चर दिया था और जिसमें राइट टू इक्वालिटी तक मतलब समता के अधिकार तक हमने उसका व्याख्या किया। चूँकि यह टॉपिक बहुत लंबा है इसीलिए एक ही वीडियो में फंडामेंटल राइट्स पूरे कवर नहीं किए जा सकते, इसलिए मैंने सोचा कि इसको दो भाग में विभाजित किया जाए। तो पहले भाग में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, स्टेट के डिफिनीशन क्या है भाग 3 के लिए, और इसके अलावा आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 और फिर आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ तक हमने विशद रूप से व्याख्या किया है। अब मैं आज आपके सामने में राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार जो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक उल्लिखित है, इसके बारे में मैं अभी आपके सामने में प्रस्तुत करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ समझ जाएंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए राइट टू फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा कि राइट टू फ्रीडम का अर्थ है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 6 राइट आते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, इकट्ठे होने का अधिकार, और तीसरा है टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, हम यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। चौथा है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हम कहीं भी एक हिंदुस्तानी कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी जगह वो निवास कर सकता है और रह सकता है। और पांचवा है कि हिंदुस्तान के पूरे इलाके में स्वतंत्र रूप से हम जा सकते हैं, आ सकते हैं। और छठा है कि हम किसी प्रकार का व्यवसाय या बिजनेस या ट्रेड हम कर सकते हैं और इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। ये 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ये जो अधिकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब निरंकुश नहीं है। ये लिमिटेशन के तहत में, और लिमिटेशन क्या क्या है वो हम बताएंगे। पहला है कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्य की सुरक्षा। दूसरा है कि फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन कंट्री, विदेशी कंट्रियों के साथ, देशों के साथ में हमारा जो विदेश नीति है मैत्रीपूर्ण रिलेशन है। और तीसरा पब्लिक ऑर्डर माने कानून और व्यवस्था। चौथा डिसेंसी और मोरालिटी, नैतिकता। पांचवा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। छठा इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस माने किसी अपराध को उत्प्रेरित करना। और सातवां है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत के संप्रभुता और अखंडता के हित में। तो दोस्तों, ये जो इतने बंधनकारी जो इफ्स एंड बट्स इसमें दिए गए हैं, इसका मैं थोड़ा व्याख्या करना चाहता हूं कि आपको बोलने की आज़ादी दी गई है, अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलें। आप जो भी बोलेंगे वो डिसेंसी के तहत होना चाहिए, मोरालिटी के तहत में होना चाहिए। किसी को आप गाली गलौज नहीं दे सकते। अगर आपके किसी विचार को एक्सप्रेस करने से किसी की भावना आहत होती है या उसको अपराध की ओर धकेलता है या उत्प्रेरित करता है तो वो भी मान्य नहीं है। कोई भी ऐसा वक्तव्य जिससे भारत की संप्रभुता पर आंच आती है तो वो भी मान्य नहीं है। आपने किसी कोर्ट के खिलाफ कुछ ऐसा बोला जो कोर्ट की गरिमा के खिलाफ है
तो संबंधित कोर्ट आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत कार्रवाई कर सकता है। पब्लिक ऑर्डर का मतलब है कि कानून और व्यवस्था, आपके किसी वक्तव्य से अगर खून खराबा हो जाए, कानून व्यवस्था उत्पन्न हो जाए, तो ये अथॉरिटी को या शासन को यह अधिकार है कि आपके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठावे। तो ये सारे चीज जो बंधनकारी तत्व हैं, इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। एक चीज जो हम और जोड़ना चाहते हैं कि हमारे देश में राइट टू फ्रीडम के तहत में जो हमने 6 बिंदु बताए हैं, उसमें कहीं भी प्रेस का उल्लेख नहीं है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उल्लेख नहीं है और न फिल्म मेकिंग का उल्लेख है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1995 के जजमेंट या उसके पहले वाले जजमेंट में यह स्पष्ट है कि राइट टू फ्रीडम के तहत में राइट टू प्रेस का फ्रीडम भी आता है। तो इस चीज को भी हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के तहत में राइट टू पब्लिश प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स फिल्म मेकिंग, ये आता है। तो इस चीज को भी ध्यान देना है। तो ये सारे चीज जो है वो आर्टिकल 19 से संबंधित हैं। ये काफी विशद आर्टिकल है, काफी लंबा आर्टिकल है। इसको मैंने शॉर्ट करने की कोशिश किया है ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं हो। अब चलते हैं आर्टिकल 20 पर। आर्टिकल 20 क्या है? Parliament has been empowered to make laws from retrospective effects, that is from backdates. इसको ex post facto legislation भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो किसी भी कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, मतलब पीछे से भी उसको लेजिस्लेशन में कानून बना सकता है। जैसे कि मान लीजिए अभी 2020 है, तो पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वो कानून तो 2020 में बना रहा है, लेकिन वो ये उसमें लिख सकता है कि ये 2002 से प्रभावी होगा, तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन यह केवल सिविल मैटर में लागू होगा, क्रिमिनल केस में नहीं लागू होगा। अगर कोई क्रिमिनल केस है, मान लीजिए ए ने बी की हत्या की 2020 में, तो ए के खिलाफ में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और उस तारीख को, जिस तारीख को उसने हत्या की थी, तो उस तारीख को जो कानून उस समय में प्रचलित थे, द लॉ वाज इन फोर्स, वही कानून उस पर लगेगा। और उस समय में, जिस समय ये घटना घटित हुई, उस समय में उसके लिए जो पनिशमेंट के प्रावधान थे वही लागू होगा। ये भी हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए 324 में, धारा 324 में मान लीजिए 3 साल के पनिशमेंट का उपबंध है, प्रोविजन है। तो अगर मान लीजिए ए ने बी को मारा पीटा और उसके खिलाफ में, ए के खिलाफ में 324 आईपीसी के तहत में प्रकरण थाने में दर्ज हुआ, तो उसके खिलाफ जब चालान पेश हुआ या जो उसको सजा मिली कोर्ट से ट्रायल के दौरान, ट्रायल होने के बाद, तो अगर वो 3 साल का उपबंध है तो 3 साल ही सजा उसको मिलेगा। ये भी हो सकता है कि इसके बाद, जब ये घटना हुई उसके बाद गवर्नमेंट ने या सरकार ने इस कानून में संशोधन करते हुए धारा 324 में 5 साल की सजा निर्धारित कर दिया। लेकिन इस प्रकरण में ए ने जो बी की हत्या किया या मारपीट किया, तो उसमें ए के खिलाफ में वही सजा मिलेगा जो उस समय में कानून में प्रचलित था। तो दोस्तों, इस बात को आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट ये है, लेकिन एक चीज और, लेकिन सिविल मैटर में शासन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून ला सकती है। शासन मतलब पार्लियामेंट। कैसे? कि मान लीजिए 2020 में कोई कानून पास हो रहा है, जो लैंड का लॉज है, लैंड से रिलेटेड या जमीन से संबंधित कोई केस है जो कि सिविल मैटर में आता है, तो सरकार या पार्लियामेंट ये कह सकती है कि ये कानून जो हम बना रहे हैं वो 2001 से ही लागू होगा। मतलब जो भी 2001 के बाद से जो भी कार्रवाई हुई हो उस पर सब पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो
तो वो सिविल में तो एक पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जहां तक क्रिमिनल केस का मामला है तो वहां पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और एक्स पोस्ट फैक्टो प्रोविजन लागू नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट ये डबल जियोपार्डी। इसका अर्थ क्या होता है? डबल जियोपार्डी का मतलब है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जा सकती है। मान लीजिए ए ने बी की हत्या की और हत्या का प्रोविजन जो है आजीवन कारावास का है या मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि ए को एक्विटल मिल जाए ट्रायल के बाद। तो कानून ये कहता है, डबल जियोपार्डी ये कहता है कि जब आपने ए के खिलाफ में प्रकरण पंजीबद्ध किया, उसके खिलाफ में ट्रायल शुरू किया, विधिवत उसका ट्रायल हुआ और अगर ए को एक्विटल मिल गया तो यह तो हो सकता है कि बी के रिश्तेदार ऊपरी कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो उस केस के खिलाफ में। लेकिन इसमें यह उपबंध है कि ए के खिलाफ दोबारा पुनः केस रजिस्टर इसी मामले में नहीं किया जा सकता है और दूसरा उसको दोबारा से पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है उसी मामले में। जैसे ए ने बी की हत्या की तो इस हत्या के प्रकरण में दोबारा से एक बार जो उसको सजा मिली या उसका एक्विटल हो गया या नहीं छूट गया, तो दोनों परिस्थिति में उसके साथ में ये होगा कि उसको पुनः मुकदमा उसके खिलाफ उसी केस के तहत में मुकदमा पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता है और न ही उसको पुनः सजा दी जा सकती है। अगर कोर्ट ने उस केस में हत्या के प्रकरण में मान लीजिए 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है ये सजा कम हो गई है, आप फिर से मुकदमा कायम करते हैं और फिर से इसकी ट्रायल शुरू करते हैं। तो ये डबल जियोपार्डी जो है वो इस बात को रोकता है और जो लिबर्टी है, जो हमारी स्वतंत्रता है, उसकी गारंटी देता है। दूसरा पॉइंट ये है कि लेकिन ये डबल जियोपार्डी जो है वो सिविल गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर लागू नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि किसी गवर्नमेंट ऑफिसर जो भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी नगर निगम या जिला पंचायत के अधीन या कोई ऐसी संस्था जिसमें कि भारत सरकार का ऑनरशिप है या कंपनी है जिसमें कि भारत सरकार उस कंपनी का मालिक है, अगर उसके किसी कर्मचारी के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ में क्रिमिनल ऑफेंस या आपराधिक कृत्य किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए कि उसको 10 साल की सजा हो जाती है तो वो अधिकारी ये नहीं कर सकता है कि डिपार्टमेंट हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। वो क्रिमिनल ऑफेंस में उसको 10 साल की सजा हुई है, लेकिन अगर संबंधित डिपार्टमेंट कोई अधिकार होगा तो उसके खिलाफ में डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी कर सकती है। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन क्या है कि एक ही जो आरोप पुलिस के द्वारा चार्जशीट में उस संबंधित अधिकारी के खिलाफ में लगाया गया है वही आरोप विभागीय जांच में नहीं लगाई जाएगी, माने उसमें बदल करके लगाई जाएगी। अगर एक ही आरोप लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आए हैं जिसमें कि वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब निरस्त हो जाएगा। जैसे उदाहरण के स्वरूप मैं मान लीजिए ए ने बी की हत्या की और ए जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, राज्य सरकार के अधीन काम करता है, उसे 14 साल की सजा मिल गई है। तो एक पनिशमेंट तो क्रिमिनल ऑफेंस के लिए मिल गई है, लेकिन राज्य सरकार ये निर्णय कर सकती है कि ए के खिलाफ हमको डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी करना है क्योंकि उस जॉब में है। तो इस स्थिति में जो उसका अभियोग पत्र बनेगा, अगर चार्जशीट तैयार किया जाएगा तो उसमें यह लिखा जाएगा कि ए ने बी की हत्या करके सिविल आचरण नियम फला फला का पूर्णतः उल्लंघन किया, अनुशासनहीनता प्रदर्शित किया जो कि विभाग के नैतिक स्तर के लिए उचित नहीं है। तो उसमें जो आरोप करने का लबोलबाब ये है कि जो डिपार्टमेंट इंक्वायरी का जो आरोप पत्र होगा
और जो क्रिमिनल ऑफेंस में जो आरोप पत्र बने हैं उनमें दोनों में भिन्नता होगी, तभी वो आरोप पत्र डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में सस्टेन करेगा, माने रह सकता है। अदरवाइज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चैलेंज किए जाने पर उसको निरस्त किए जा सकते हैं, और ऐसी घटना अनेक बार हुई है। विभिन्न मामलों में हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट को इसी बात पर निरस्त कर दिया कि चूंकि दोनों के क्रिमिनल ऑफेंस के चार्ज और जो डिपार्टमेंट इंक्वायरी के चार्ज हैं दोनों सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं, इसीलिए ये सस्टेन नहीं कर सकता है और वो डबल जो पार्टी के अंदर में आता है। तीसरा पॉइंट है प्रोविजन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका अर्थ यह होता है कि किसी व्यक्ति को स्वतः के खिलाफ में गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मान लो ए ने बी की हत्या की, तो जब पुलिस अधिकारी ए को पकड़ के थाने में लाएंगे या पता लग जाएगा कि ए ने बी की हत्या कर दी है, तो ऐसी स्थिति में ए को का जब स्टेटमेंट लिया जाएगा तो ए को कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है कि उसने बी की हत्या की। और इस प्रकार के जो कन्फेशन होंगे वो या एडमिशन होंगे वो कोर्ट में मान्य नहीं होंगे। धारा 25-26 एविडेंस एक्ट में इसका प्रावधान है, और इस तरह से भारतीय संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दी है। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है कि अगर मान लीजिए ये कोई ऐसी बात उद्घाटित करता है जिससे कि अपराध में प्रयुक्त आला जरब या हथियार या वेपन पुलिस द्वारा बरामद की जाती है या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा जब्त की जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए उसका स्टेटमेंट है कि हाँ मैंने दिनांक इतने तारीख को कुल्हाड़ी से बी की हत्या उसके घर पर जाकर की, तो जो वर्ड है हत्या बी की वो मान्य नहीं होगा। लेकिन ये मान्य होगा धारा 27 एविडेंस एक्ट में कि ए ने बी के हत्या में जो प्रयुक्त वेपन था कुल्हाड़ी और जो उसके निशानदेही पर बरामद किए गए हैं वो एडमिसिबल हैं कोर्ट में। तो इस चीज को भी और इस एक्ट का जो है वह पुलिस के द्वारा बहुत बार उपयोग किया गया है, बहुत बार दुरुपयोग भी किया गया है। तो दोस्तों मैंने ये प्रोविजन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन बताया, और इसके बाद में दोस्तों मैं धारा 21 पर आता हूं। इसका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इसका मतलब है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन और उसके स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो कानून के द्वारा जो प्रोसीजर स्थापित किया गया है, कानून के द्वारा मतलब इसका उदाहरण सिंपल है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसको आप फांसी नहीं दे सकते, एकाएक फांसी नहीं दे सकते जैसे पुराने जमाने में होता था। जो राजा जो है या बादशाह उसको उसके कारिंदे उसके सामने में लाते थे और थोड़ी सी सुनवाई होती थी और उसके बाद में उसको फांसी की सजा या आजीवन कारावास की सजा या हाथ पैर काटने की सजा ये राजा के द्वारा या बादशाह के द्वारा दी जाती थी। तो इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति के जीवन राइट टू लाइफ और लिबर्टी में स्वतंत्रता के अधिकार को वंचित नहीं किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ केवल जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस का तो उल्लेख नहीं है इसमें, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कानून के द्वारा जो प्रोसीजर स्थापित किया गया है उसके तहत में ही उसके साथ में कोई कार्रवाई की जा सकती है। उदाहरण स्वरूप मैं बताना चाहता हूं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस व्यक्ति के खिलाफ में थाने में एफआईआर दर्ज होगा,
उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाए जाएंगे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या अन्वेषणकर्ता अधिकारी उसके खिलाफ में संबंधित कोर्ट में चार्जशीट पेश करेगा। वहां पर आरोपी को अपने पक्ष प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। संबंधित मजिस्ट्रेट या जज उसके द्वारा या उसके द्वारा प्रस्तुत वकील की बात सुनेगा। एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन होगा, आरोपी का भी होगा, फरियादी का भी होगा, गवाहों का भी होगा। तो ये टोटल जो प्रोसेस है वो एविडेंस एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है और उसी के तहत में कोर्ट में कार्रवाई होती है। और इन सारे ट्रायल्स की कार्रवाई होने के बाद में विचारण, ट्रायल्स को हिंदी में विचारण बोलते हैं, विचारण की कार्रवाई होने के बाद में अगर पर्याप्त सबूत उस अपराधी के खिलाफ में पाए जाते हैं तभी जो जज या मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के खिलाफ में सजा प्रस्तावित करेगी और उस व्यक्ति को जेल जाना होगा। तो इस कानून का यह मतलब। एक चीज और बात ध्यान रखने लायक है कि इस कानून को, इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत बृहद रूप दिया गया है। अब राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राइट टू डिग्निटी भी शामिल है, मतलब प्रतिष्ठा का भी चीज शामिल है और ऐसे ऐसे तत्व शामिल है जिससे कि जो मनुष्य के पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो क्या क्या है, जैसे कि उन्होंने कहा कि राइट टू क्लीन एंड हाइजीनिक कंडीशन भी इसमें शामिल है। अगर पुलिस रात में किसी अपराधी को सर्विलेंस के लिए जाती है, उसको दरवाजा खटखटाती है, उसको ठीक से सोने नहीं देती है, तो ये भी जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध किया कि नहीं, हर व्यक्ति को ठीक ढंग से सोने, ठीक ढंग से अपने घर के अंदर में आजाद से रहने की राइट है। तो उन्होंने राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में इसको भी जोड़ा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना हो जाती है और उसका तत्काल जो है इलाज नहीं हो पाता है, तो बिना इलाज के उस व्यक्ति, घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कोई उसको उठा करके ले नहीं जाता है। जब हॉस्पिटल अगर ले जाया जाता है तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर लोग अनेक प्रकार के फॉर्मेलिटी से गुजारते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा समय होने पर उस घायल की मृत्यु हो जाती है और हिंदुस्तान में हजारों ऐसे दृष्टांत पड़े हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में ये भी शामिल है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके लिए मेडिकल और हेल्थ सुविधा देना प्रत्येक डॉक्टर के लिए ये जिम्मेवारी होगा, ऑब्लिगेशन है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप पहले उसका इलाज करिए, उसके बाद में फॉर्मेलिटी पूरा करिए। अगर किसी घायल व्यक्ति को लाया गया है तो तत्काल उसका इलाज का प्रबंध करना, व्यवस्था करना, ये संबंधित हॉस्पिटल के डॉक्टर का कर्तव्य है। अगर कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करता है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को, जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, उसको बहुत विशद कर दिया है। उसमें एक चीज और उन्होंने जोड़ा कि इस एक्ट के तहत में फ्री लीगल एड प्राप्त करने का हर नागरिक का अधिकार है, ताकि उसको जस्टिस मिल सके। और यह भी अधिकार है कि अगर वो कोई मुकदमा लड़ रहा है तो उस मुकदमे का स्पीडी ट्रायल हो, तेजी से विचारण हो सके, ताकि जस्टिस जल्द से जल्द मिल सके। तो ये जो बहुत सारे लोअर कोर्ट में जो डिली डैली टैक्टिस होता है, तारीख पर तारीख देने का जो प्रचलन है हिंदुस्तान में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ मनाही किया है और उसने कहा है कि इस तरह की व्यवस्था से जो न्याय है वो लोगों तक सही ढंग से नहीं पहुंचती है। और जो जस्टिस का माने तो होता है कि अगर उस व्यक्ति को, जो विक्टिम हो, उसको तत्काल जस्टिस मिले। अगर जस्टिस डिलेड है तो इसका मतलब जस्टिस डिनाइड है, मतलब उस
व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति कोर्ट से जस्टिस मांगता है, न्याय मांगता है और उसको 15 साल, 20 साल, 10 साल लग जाते हैं न्याय प्राप्त करने में, तो इसका मतलब है कि वो न्याय प्राप्त नहीं किया, उसको न्याय मिला ही नहीं। तो ये मेन फैक्टर है जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंगित किया। और एक जो लास्ट जो पॉइंट वो है राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग। सुप्रीम कोर्ट ने साफ अपने दृष्टांतों में, जजमेंट में यह स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को तब तक हथकड़ी न लगाई जाए जब तक कि उस व्यक्ति पर ये शक हो कि अगर उसको हथकड़ी नहीं लगाया जाएगा तो भाग जाएगा या बहुत दुर्दांत बदमाश है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे रूल्स तैयार किए हैं, जिसमें एक रूल ये है कि अगर किसी व्यक्ति को हथकड़ी पहनाई जाती है तो संबंधित मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा कि हथकड़ी पहनाना कितना जरूरी है, और दूसरा उसका उल्लेख रोजनामचा में, यानी केस डायरी में इसका उल्लेख किया जाएगा। तो ये सारी चीजें इस आर्टिकल 21 में शामिल है। अब इसके बाद में 21A, आर्टिकल 21A को जोड़ा गया है। इसका राइट टू एजुकेशन है। इसमें अमेंडमेंट 86वें संशोधन के द्वारा, 86 संशोधन के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। खास करके जो 14 साल के जो बच्चे हैं वहां तक के बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, और इसी के तहत में इस एक्ट को फंडामेंटल राइट्स के धारा 21 में शामिल किया गया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन शुरू किया, और इसके बहुत अच्छे प्रभाव भी हिंदुस्तान में हुए हैं। आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन। इसका मतलब यह होता है कि किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसे यह बताया जाएगा कि अरेस्ट करने का आधार क्या है। दूसरा, जो जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष विदिन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर में प्रस्तुत किया जाना होगा। जो आने जाने का जो डिस्टेंस, जो दूरी है, जर्नी जो समय लगा उसको माइनस कर दीजिए, और उसके बाद 24, यदि पुलिस जिस समय में अरेस्ट करती है तो उसके 24 घंटे के अंदर में नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने में उसको प्रस्तुत किया जाएगा। और जो जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, अपराधी को या आरोपी को, उसके अरेस्ट की अवधि या डिटेंशन की अवधि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश से बढ़ाई नहीं जा सकेगी। मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होता है कि पुलिस उसको रिमांड में ले लेती है पूछताछ के लिए, और मजिस्ट्रेट 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन या 10 दिन का रिमांड पुलिस को देती है, ताकि पुलिस उस आरोपी से ज्यादा से ज्यादा पूछताछ करके सबूत जुटा सके। तो यह परमिसिबल है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट से परमिशन नहीं लिया गया है और पुलिस ने जबरदस्ती इसको अपने कब्जे में रखा है, तो वो एक इलीगल डिटेंशन की कैटेगरी में आएगा और संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ में कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये बात महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं धारा। हेलो दोस्तों, अभी जो हमने आर्टिकल 22 आपको बताया है उसमें ही एक भाग है और उसका नाम है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल के भी हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसके पहले मैंने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने में प्रस्तुत करना होगा। लेकिन अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत में अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने में उपस्थित करने का कोई आधार नहीं है। बिना मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किए हुए भी उसे 3 महीने तक रखा जा सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये एक स्पेशल प्रोविजन है और अनडेमोक्रेटिक भी है, लेकिन जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में रखते हुए
और भारत की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसकी सुरक्षा के लिए यह प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान किया गया है। हालांकि संविधान निर्माताओं ने बहुत ही बुझे हुए दिल से इस प्रावधान को आर्टिकल 22 के तहत में शामिल किया था। बहुत सारे जो संविधान के सभा के सदस्य थे वो इसके खिलाफ थे, लेकिन अल्टीमेटली प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसमें आर्टिकल 22 में ही उसको शामिल किया गया। इसका सबसे बड़ा जो स्पेसिफिक फीचर है वो ये है कि इसमें सिर्फ 3 और 3 महीने तक ही जो है किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। अगर इसको आगे बढ़ाना है तो उसके लिए प्रावधान है कि संबंधित हाईकोर्ट के द्वारा एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें एक चेयरमैन और 2 सदस्य रहेंगे और उनके द्वारा शासन के द्वारा अक्सर इसमें कलेक्टर और संबंधित जिले के एसपी अभियोग प्रस्तुत करते हैं, तो उस अभियोग पत्र 4 शीट को इस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा और एग्जामिन परीक्षण करने के बाद में अगर ये पाया जाता है कि इसमें जो तथ्य पाए गए हैं वो सही है और इसका उस व्यक्ति को ज़्यादा दिन तक रखना है, निरोध में रखना है, तो उसको कमेटी के अनुशंसा पर उसकी निरोध की अवधि बढ़ाई जा सकती है। लेकिन प्रत्येक 3 महीने पर कमेटी इसकी जांच करेगी। तो इसके तहत में दूसरा पॉइंट यह है कि जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत में, तो उसको अरेस्ट करने का आधार भी बताया जाएगा। इसके अलावा यह भी इसमें शामिल है कि उसको अपने वकील रखने और अपने केस को डिफेंड करने का अधिकार होगा और इससे स्टेट उसको रोक नहीं सकता है। इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत में बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको शॉर्ट में मीसा बोलते हैं, जो 1978 में जनता पार्टी गवर्नमेंट के समय में इसको समाप्त कर दिया गया। इसके तहत में इमरजेंसी के दौरान या उसके पहले बहुत सारे राजनेताओं को बंद किया गया था। दूसरा था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, ये 1969 में खत्म हो गया। तीसरा टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्ट, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्ट, टाडा जिसको बोलते हैं। इस टाडा के तहत में किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता था और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि अगर पुलिस अधीक्षक के सामने में जो आरोपी है अगर कोई भी बयान देता है तो वो कोर्ट में एडमिशन होगा। अमूमन पुलिस के सामने दिए गए बयान कोर्ट में एडमिशन नहीं होते हैं, धारा 25 और धारा 26 एविडेंस एक्ट के तहत में, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन किया गया था कि टाडा एक्ट के तहत में अगर किसी व्यक्ति को निरोध किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है और व्यक्ति अगर पुलिस अधीक्षक, जिले के पुलिस अधीक्षक के समक्ष अगर कोई बयान देता है तो वह बयान कोर्ट में मान्य हो। लेकिन अब ये टाडा एक्ट को समाप्त किया जा चुका है। इसके बाद में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए जिसको बोलते हैं, ये भी इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत में कानून बनाया गया है जो कि अभी चालू है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट, ये फॉरेन एक्सचेंज के मामले में बहुत सारी धांधली पाई गई और स्मगलिंग भी हुआ। स्मगलिंग की भी बहुत ज्यादा कार्रवाई जो एंटी सोशल एलिमेंट है या क्रिमिनल्स है उनके द्वारा अपने देश में देखे गए हैं, तो उनसे निपटने के लिए इस कानून का सहारा लिया गया है। अगला है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इसका मकसद चोर बाजारी को, ब्लैक मार्केटियर्स को पकड़ने के लिए इस कानून को पास किया गया था। और जैसा कि आपको मालूम है कि एक आर्टिफिशियल कमी ना, जिसको कृत्रिम कमी कहते हैं, बाजार में जो ब्लैक मार्केटियर हैं उनके द्वारा किए जाकर के सामान को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे दामों पर बेचने की जो आदत है वो हिंदुस्तान में काफ़ी दिनों से
सभी जगह पाई जाती है। तो उससे निपटने के लिए सरकार ने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट पारित किया है। इसके बाद में है प्रिवेंशन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्ट। इसके तहत में, जिसको कि नार्कोटिक्स एक्ट भी बोलते हैं शॉर्ट में, इसके तहत में सरकार ने जो नार्कोटिक्स पदार्थ है उसके स्मगलिंग को रोकने के लिए, जैसे हीरोइन है, चरस है, गांजा है, मॉर्फिन है, तो इसके जो कनेक्शन थे वो इंटरनेशनल कनेक्शन पाए गए और हिंदुस्तान का एक स्मगलर का कनेक्शन अमेरिका के दूसरे स्मगलर से अभी भी है। तो उससे निपटने के लिए नार्कोटिक्स एक्ट का प्रावधान किया गया और इसके तहत में प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक राज्य में नार्कोटिक्स विंग पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो संगठित किया गया है, जो अभी चल रहा है और इनके तहत में हजारों मामले प्रत्येक साल दर्ज होते हैं इस विंग के द्वारा। और अभी एक है प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, जिसको पोटा एक्ट बोलते हैं, ये अभी प्रचलन में है, इनफोर्स है और इसके तहत में ये टाटा एक्ट का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन इतना ज्यादा कारगर नहीं है जितना कि पहले टाटा एक्ट हुआ करता था। ये कुछ हमने आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत में जो कुछ भारत सरकार ने कानून बनाए हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आर्टिकल 23 और 24 के तहत में प्रावधान है और इसमें लिखा है कि किसी व्यक्ति को उसको खरीदने या बेचने, मतलब ट्रैफिक जिसको बोलते हैं, वो पूरी तरह से मनाही की गई है और इसके तहत में इमोरल ट्रैफिक ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन भी आता है। तो इसकी टोटली जो है ना प्रोहिबिशन किया गया है। इसमें एक बात और भी जुड़ा हुआ है कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती आप उसको मजदूरी पर नहीं रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो फोर्स लेबर के तहत माना जाएगा और जिसको फोर्स लेबर को बेगार भी बोलते हैं। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में सैकड़ों वर्ष तक सामंतवादी व्यवस्था रही है और इंटीरियर इलाके में अभी भी सामंतवादी व्यवस्था है। तो वहाँ पर लोग फ्री में जो मजदूर हैं, कमजोर वर्ग के लोग, उसको दबाव देकर के उनको अपने खेतों में, अपने खलिहानों में काम कराते रहे हैं। तो उससे निपटने के लिए यह आर्टिकल 23 में व्यवस्था की गई है। और अगर इसमें यह भी प्रावधान है कि जो मिनिमम वेजेज है, अगर उससे भी अगर आप कम देते हैं तो ये फोर्स लेबर में माना जाएगा। सरकार ने हर एक क्षेत्र के लिए एक मिनिमम वेज निर्धारित किया है और उसका जो पालन कराने की जिम्मेवारी कलेक्टर, संबंधित जिले के कलेक्टर पर दिया हुआ है। तो और वो साल दर साल बदलता रहता है, मिनिमम वेज कितने हो, न्यूनतम मजदूरी कितनी होगी। तो इसके तहत में अगर कोई व्यक्ति मिनिमम वेजेस से कम पर किसी मजदूर से काम कराता है तो वो एक फोर्स लेबर के श्रेणी में आएगा और उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाएंगे। इसके अलावा राइट टू रिलीजन, धर्म का अधिकार है, जो धारा 25 से लेकर 28 तक इसकी व्याख्या की गई है और इसमें बताया गया है कि नैतिकता, पब्लिक हेल्थ और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को प्रोफेस करने में, मानने, प्रैक्टिस मतलब उसको क्रियान्वयन करने और उसके प्रोपोगेट मतलब उसको प्रचार करने का अधिकार है। इसमें यह बात स्पष्ट लिखा हुआ है ऑल पर्सन्स, मतलब इसमें सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त धारा 26 में यह प्रावधान है कि वो प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपना धार्मिक संस्थान खोल सकता है, दान पुण्य चैरिटेबल इंस्टीट्यूट भी खोल सकता है और उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। और अपने इंस्टीट्यूट के लिए
प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, इंस्टीट्यूट कैसे चलाया जाएगा इसके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन यह सरकार इसके तहत भी कानून बना सकती है, उसको नियमित कर सकती है। धारा 27 में है कि किसी व्यक्ति को किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर रिलीजियस पर्पसेस। और लास्ट में 28 है कि फ्रीडम टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वर्शिप्स इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब इसमें जो मेन बात यह है कि अगर कुछ संस्थाएं रिलीजियस इंस्टीट्यूट ऐसी होंगी जो सरकार के द्वारा पूरी तरह से संचालित होंगी, जिसमें मालिकाना हक सरकार का होगा। कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूट ऐसे होंगे जिनको की एड दिया गया है। कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूट ऐसे होंगे जो कि सरकार के अधीन है, लेकिन कोई धार्मिक व्यक्ति उसको पंडित या मौलवी या ईसाई पादरी उसका संचालन कर रहा है। और कुछ ऐसे होंगे जिस पर कि उस धार्मिक व्यक्ति के द्वारा स्वतः उसका मैनेजमेंट किया जा रहा है और न वो ग्रांट एड ले रहा है, न सरकार का कोई फिनेंशियल इंटरफेरेंस है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट को लास्ट वाले छोड़ करके उसमें अब वो रिलीजियस जो धार्मिक जो शिक्षा है उसको दे सकता है। लेकिन जहां पर सरकार के द्वारा संचालित है या ग्रांट एड मिल रहा है तो वहां पर वो धार्मिक शिक्षा देने का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है। और इसके अलावा जो लास्ट है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। इसमें आर्टिकल 29 और 30 है, जिसके तहत में आर्टिकल 29 में यह लिखा गया है कि एनी सिटीजन हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव राइट टू कंजर्व द सेम। संविधान इस बात की व्यवस्था करता है कि हमारे देश में बहुत सारे माइनॉरिटी ऐसे हैं जिनके की अपने भाषा है, उनकी अपनी स्क्रिप्ट है, उनका अपना कल्चर है और वो एक डिस्टिंक्ट कल्चर है। उस कल्चर को सुरक्षित रखना, अपने स्क्रिप्ट को सुरक्षित रखना और लैंग्वेज में भाषा को सुरक्षित रखना, ये उस कम्युनिटी का, उस माइनॉरिटी का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी की व्याख्या किया हुआ है, जिसमें कि अगर कोई ऐसा कम्युनिटी जिसकी संख्या 50% से कम है, माने टोटल संख्या का 50% से कम है, तो उसको माइनॉरिटी में काउंट किया जाता है। तो इसके तहत में यह अधिकार दिया गया है कि हर व्यक्ति को अपने कल्चर को, स्क्रिप्ट को और लैंग्वेज को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके तहत में आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और ट्राइबल बेल्ट जो मध्य प्रदेश में है, झाबुआ, अलीराजपुर या बस्तर के इलाके, तो वहाँ पर जो उनके ट्राइबल कल्चर है उसको सुरक्षित रखने का प्रयास सरकार ने किया है। और इसके फिगर जो भाग 2 है आर्टिकल 29 के, उसके तहत ये लिखा गया है कि कोई भी किसी भी नागरिक को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इस बात के लिए एडमिशन लेने से इस बात के लिए मना नहीं किया जा सकता है कि वो संबंधित रेस का, कास्ट का, रिलीजन का और लैंग्वेज का है। मतलब इस आधार पर उसमें किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए जा सकते हैं। हिंदुस्तान का हर नागरिक हर इंस्टीट्यूट में दाखिला रखने का पात्रता रखता है, बशर्ते कि उसमें योग्यता हो और जो संस्थान द्वारा जो योग्यता रखे गए हैं अगर उसको फुलफिल करता है तो उस संस्थान में उसका एडमिशन होगा। संस्थान उस व्यक्ति को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है। और धारा 30 में यह लिखा गया है कि सभी जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको अपना इंस्टीट्यूशन या अपनी संस्था खोलने का अधिकार है, वो स्वतंत्र है। इसके अलावा अगर
गवर्नमेंट किसी माइनॉरिटी संस्थान को टेक ओवर कर लेती है, उन्हें आधिपत्य में ले लेती है, तो यह आर्टिकल 30 के भाग 2 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि एडिक्वेट मतलब उचित या मतलब पर्याप्त कंपनसेशन मतलब क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। और एक और प्रावधान है कि जब ग्रांट इन एड दिया जाएगा तो उस स्थिति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को वैसे ही ग्रांट इन एड मिलेंगे जैसे कि मेरिटी इंस्टीट्यूशन को मिलते हैं। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस मनमानी करें और वो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं करें, मैल एडमिनिस्ट्रेशन के शिकार हो जाएं, धांधलियां बढ़ते तो या जो प्रॉपर जो नॉर्म्स है उसको वो फॉलो न करें, यूनिवर्सिटी द्वारा जो दिए गए निर्देश है उसको पालन न करें, तो ऐसी स्थिति में सरकार को मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होगा कि उस माइनॉरिटी द्वारा चलाए गए संस्थान को राज्य जो है वो रेगुलेट कर सकता है। तो ये दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्यों को हमने आपके सामने में उजागर किया। अब जो लास्ट जो इसका आर्टिकल है वो 32 है और 32 में है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 और 227 में हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का कोई क्षरण होता है या उनका हनन होता है तो स्थिति में वो रिट पिटीशन संबंधित हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए हमने इसको कट शॉर्ट किया है और इसको 2 भाग में बनाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। राइट टू प्रॉपर्टी को जो हमारा मौलिक अधिकार का ही भाग था उसको समाप्त किया जा चुका है और वो 44वें संशोधन के द्वारा उसको केवल स्टैट्यूटरी या लीगल राइट्स बना दिए गए हैं और उसको धारा 300 और धारा 300A में संविधान में रखा गया है। तो दोस्तों हम इसके बारे में अलग से पुनः वीडियो बनाएंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको जो हटाया गया है उसके बारे में भी व्याख्या करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा या आपने कोई सुझाव आपके पास में है तो आप निश्चित रूप से हमसे शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक या बच्चों तक उसको पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।